state the function of the following in the elementary canal. So लीवर क्या करता है प्रियांशु? Yes, that is it produces. तो इसमें gall bladder है. So liver contains gall bladder. Contains gall. जैसे वहां भी ग्रीन कलर का है वही है गॉल ब्लैडर. ये वाला ये लीवर हो गया, ये है गाना. ठीक है. Which releases, ठीक है, येलो ग्रीन कलर का होगा ये. येलो ग्रीन अल्कलाइन बाइल जूस which जो क्या करेगा, which turns emulsifies यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में वो तोड़ देगा. which emulsifies large fat globules. बस उनको जैसे साबुन में तेल डाल दो तो मिला के छोटे छोटे ड्रॉपलेट करता है. नाउ गॉल ब्लैडर, इसी में गॉल ब्लैडर का भी बता दिया गया है, और तो कोई नहीं है. ठीक है. और एक काम लीवर का और भी है कि वो डिटॉक्सिफाई करता है हमारे ब्लड को, लेकिन वो इससे रिलेटेड नहीं है. गॉल ब्लैडर नाउ स्टोर करता है बाइल डक्ट से अब तो ये लिखते हैं यही इसमें आ गया, तो मुझे देखना दोनों इसमें दिया है, तो मैं देख लेता हूँ कि लीवर का और भी कोई काम है. फंक्शन ऑफ लीवर इन डाइजेस्टिव सिस्टम. It excretes a product that is called bile. तो वही bile वही excrete करता है which is stored in bile juice. तो ये क्या करेगा? It excretes a product called bile which is contained in bile duct. Bile duct is present in gallbladder. तो ये देख लो, ये लीवर है. तो लीवर इसके अंदर क्या है वहां पर देख लो. तो इस तरीके से ग्रीन कलर का है. तो ये डक्ट है जिसको क्या कहेंगे, बाइल डक्ट. और ये पूरा ये जो सिस्टम है ये गॉल ब्लैडर है. तो इसमें से इट प्रोड्यूसेस ए बाइल केमिकल विच इज स्टोर्ड, जो किसमें स्टोर्ड रहेगा, बाइल डक्ट में. एंड अल्टीमेटली व्हेन एवर नीडेड इट इज रिलीज्ड बाय इट. तो इसमें बाइल दूसरे वाले का भी गॉल ब्लैडर का भी काम आ गया है. इट रिलीजेस bile juice from its bile duct. डक्ट का मतलब समझ लो, जैसे कोई पानी की टंकी है और उसमें कोई छेद हो गया है तो उसको कहते हैं डक्ट. इसीलिए आप देखो अमेजन में देखो डक्ट टेप आते हैं. डक्ट किसी होल को कहते हैं. यही है डक्ट. कहीं कट हो जाए. तीसरी चीज विली. It is a small finger-like projection. ठीक है. Millions of small finger-like projection present in, ठीक है, cow. 3 पोर्शन होते हैं अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के कहे जाएं तो कौन कौन से? इलियम, डुओडियम और जेजुनम, डुओडेनम, इलियम. हाँ, ठीक से रिवाइज करो, तुम कल भी नहीं बता पाई थी एक चीज. सो दिस इज जेजुनम, डुओडिनम एंड इलियम. सो प्रेजेंट, दीज आर प्रेजेंट इन
इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। ओके, फॉर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन प्रेजेंट सेंटेंस पूरा करो। हाँ, The food digested. यस, ऑफ डाइजेस्टेड, ऑफ डाइजेस्टेड, जो डाइजेस्ट हो गया उसको एब्जॉर्ब करते हैं। नाउ इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्वियोली? अवनी, Alveoli are responsible for the transfer of oxygen to blood. it is one cell thick side, ठीक है, having large surface area of 80 meter square at which the exchange of gases takes place। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? एल्वियोली आर बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स, वन सेल थिक, प्रेजेंट एट द टर्मिनल्स ऑफ ब्रांक्यूल्स and having large surface area of 80 meter square at which the exchange of gases from pulmonary sites to cellular site, ठीक है, या pulmonary site to blood and blood to pulmonary site takes place। Rate of breathing in aquatic organism is much faster than the terrestrial organism। Manish, Sir, aquatic animal take aquatic animal take faster breathing because the dissolved oxygen is less than the atmospheric. as the solubility of oxygen in water is very less, far less than in that is terrestrial या terrain, hence they have to breathe faster to fulfill the energy requirement through their respiration। रेस्पिरेट ज्यादा करेंगे, ब्रीथ ज्यादा करेंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी, ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी तभी तो कुछ रेट ऑफ रेस्पिरेशन होगा। इवन कई बार तो उन्होंने उनको अपनी जो लाइफ है वो भी सस्पेंड करनी पड़ती है, जिसको हिबरनेशन भी कहते हैं ना। ठीक है, complete the following pathway showing the breakdown। now glucose in cytoplasm में किसमें कम करेगा? पायरूवेट। तो सी ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरूवेट में बनेगा। ये तो हो ही जाता है सभी में, चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक। तो पायरूवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, यहाँ हाइफन लगा देना, इससे पता चलेगा 3 कार्बन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे पायरूवेट के। तो पायरूवेट जब बन जाएगा तो आपको ग्लूकोज का तो पता ही है, बाकी मैं पायरूवेट के आगे का बता देता हूं। स्ट्रक्चर ऑफ पायरूवेट देखो सिंपल है, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल होंगे और इससे मैं बताऊंगा कि लैक्टिक एसिड कैसे बनता है। ये देखिए वो तो मसल सेल में बनेगा, वो सब हाँ बाद में बता देंगे। तो दैट इज, इसमें क्या होगा कि यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ ये OH और ये CH3, देखो 4 बॉन्ड हो गए। इट इज सो इजी, ये C डबल OH है और ये एक तरीके से कीटोन भी है। तो ये पायरूवेट का अगर आपको नाम कहा जाए तो चूंकि ओन भी है और ओइक एसिड भी है तो इसलिए यहां से नाम दिया जाएगा 1 2 3। ठीक है, तो ऐसे सिंपली अगर आप कहोगे तो प्रोपेन 2 ओन 1 ओइक एसिड भी बोल सकते हो, लेकिन 2 लोगों को बाद में नाम नहीं दिया जाता है। जैसे करमचंद गांधी कहोगे, गांधी खान नहीं बोला जा सकता, तो ऐसे के 2 हो जाएंगे ना फिर। तो इसलिए 2 ऑक्सो कीटोन को अगर प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल, इन दोनों में इसकी जीत होती है, इसको शुरू में आना पड़ता है। तो 2 ऑक्सो और प्रोपेनोइक एसिड है इसका। ठीक है, कोई बात नहीं, बट ये पायरूवेट है।
तो आप देख रहे हैं ये पायरुवेट हो गया, या इसका दूसरा नाम क्या होगा? पायरुविक एसिड। इसका दूसरा नाम क्या है? पायरुविक एसिड। अब देखो ये अगर आगे जाएगा ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, एक नहीं बनेगा। कितना बनेगा? 2, क्योंकि ये 6 वाला है तो C6H12O6। तो अगर इसके बाद फिर क्या होगा? अगर माइटोकॉन्ड्रिया में ये तो सिंपली टूट गया, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में फिर ये CO2 और H2 में तो 6 ये बन जाएगा और बाकी ये चीज हो जाएगी। तो एक बात देखो, मान लीजिए कि हम लोग बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन की, तो एक बात बताओ, अगर तुम 1 गिलास पानी पियोगे तो यूरिन कितने गिलास होंगे? आधा गिलास की 2। यही तो देख लो ना, इसमें सोचने की क्या जरूरत है ना? अगर जो रूट्स हैं वो 2 गिलास पानी दी जाएंगी तो कितना उनके इसमें इस्तेमाल होगा फोटोसिंथेसिस में? 1 गिलास, आधा इस्तेमाल होता है। डबल दोगे तो आधा, और रेस्पिरेशन में 1 का 2, है ना? अब देखो मान लीजिए ये चीज हो गई, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ ना, इन माइटोकॉन्ड्रियन एक है तो माइटोकॉन्ड्रियन, अब बहुत सारे हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया। दैट इज सिंगुलर और प्लूरल का फर्क है। मान लीजिए यही मसल सेल में हुआ तो इसका कोई और पाथवे हो जाएगा, तो ये तो एरोबिक है बट इन मसल सेल। सो दैट इज लैक्टिक एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टिक एसिड। तो अब इसी में ज्यादा फर्क नहीं है, ये जो चीज है यहाँ पर यही OH हो जाएगी बस। एक H यहाँ लग जाएगा, एक H है, तो ये एक तरीके का ऑक्सीडेशन तो हुआ नहीं, रिडक्शन ही हुआ। तो सिंपली आप देख लो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। CH3C था तो OH ये हो गया, और देखो C11O OH। समझ में आ गया? तुमको ये क्या बताया था कि 2 पे ऑक्सो लगेगा, क्या बोला था? ये सबसे सुपीरियर है, ठीक है? अगर हम बात करें तो इन सब में भी कंपटीशन होता है। किसमें? जो तुम्हारे फंक्शनल ग्रुप सफिक्स में है उनमें भी कंपटीशन होता है। ये देखो हर्कल अमीन, कंचों को ओ अमीन, ठीक है, रोलिनाइन, इनका कंपटीशन है। तो ये चीज, तो ये सबसे सुपीरियर है। तो ये क्या करे, तुम भी कहां आ रहे हो? सी डबल बॉन्ड हो कीटोन, तुम पीछे जाओ, प्रीफिक्स में जाओ, हमारी मुकाबला ना करो। इसको भी बोल देगा, बोलेगा तुम हाइड्रोक्सी बन के रहना, ऑल मत बन जाना हमारे साथ, मजाल ना हो तुम्हारी। तो बोला जाएगा देखो प्रोपेन है तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। समझ आई बात कि नहीं? फिर OH को हाइड्रोक्सी बोला जाएगा। नहीं, दोनों थोड़ी ना आ सकते। जैसे मैं कहूँ गांधी खान लगा दो, ऐसे राहुल में थोड़ी लगेगा। गांधी लगा लो, या अपने दादा के नाम पे फिरोज खान है तो खान लगा लो। कह दो नहीं गांधी नेहरू खान तीनों लगा, ऐसे तीनों कैसे लगा लोगे? 2 को पीछे भेजो, ठीक है, 2 नेहरू 3 खान, और वाड्रा 4 वाड्रा 5 गांधी, ऐसे बोलो तो वो कर सकते हो। समझा? तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। तो CO को क्या बोला था? ये लैक्टिक एसिड। नहीं, इससे पहले वाले CO में क्या? ऑक्सो। तो कीटोन को ओन को ऑक्सो भी कहते हैं। 2 ऑक्सो, बस 2 महीने की बात है, उसके बाद यही आ जाएगा, दैट इज 2 ऑक्सो। और फिर क्या हो जाएगा बोलो? प्रोपेनोइक एसिड। और ये देखो इसको क्या बोला बताओ? 2, हाँ बोलो 2। वैसे इसे किस नाम से जानते हो मनीष? केमिकल नेम से बोलो, सब लोग बोल रहे हैं। लैक्टिक एसिड, हाइड्रोक्सी। तुम तो इतनी अच्छी शर्ट भी पहने हो। हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, बोलो बात समझ आ गई? 1 प्रोपेनोइक एसिड होगा तो ये लैक्टिक एसिड है, और ये पाइरुवेट है तो इससे ये बन जाएगा। इसके एक मॉलिक्यूल बनेंगे, सृष्टि की 2 ही है तो 2 ही, ठीक है। अब मान लीजिए एक और है पाथवे जो ईस्ट में है, तो वहां पर कितने इथेनॉल बनते हैं?
बोलो दो। इसके बाद अगर मान लो यहां से ईस्ट हो जाए तो 2 इथेनॉल बनेंगे। 2 CO2 नहीं पढ़ा है क्या भाई? याद रहना चाहिए, ऐसे तो बात बिगड़ जाएगी ना। 2 CO2 है कि नहीं बुक में लिखा है, तभी तो 6 हुए। तो इस तरीके से वहां पाथवे है, ये ईस्ट में, खमीर में। अब देखो नाउ अगला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, इसी का सेकंड पार्ट। इन्होंने कहा 3 मॉलिक्यूल एनर्जी और प्रेजेंस O2 इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो H2O प्लस एनर्जी, सारी चीजें लिख दें, ये वही चीज है। अगर सेकंड में देखा जाए तो मॉलिक्यूल ऊपर एरो लगा दिया है, इसका क्या मतलब है? यहाँ पे CO2 लिखते हैं, तो बस पाइरुवेट लिख दे, CO2 लिख दे, हो जाएगा। इस ये एरो पे नहीं लिखना चाहिए, ये एरो गलत लगा है, सिंपली पाइरुवेट लिखना चाहिए। अगला देखो, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। अर्पिता, दैट इज मिरर यूज्ड फॉर शेविंग। कॉनकेव, मिरर यूज्ड फॉर ENT डॉक्टर्स। कॉनकेव, ठीक है। मिरर यूज्ड इन द व्हीकल्स फॉर व्यूइंग द ट्रैफिक। A divergent lens has a focal length 20 centimeter. चलो इस चीज को करें। So तो डाइवर्जेंट लेंस क्या होता है शिल्वी? पीयूष बोलो। कॉन्वेक्स की कॉनकेव? कॉनकेव लेंस। तो उसकी फोकल लेंथ दी है, तो फोकल लेंथ को कितना निकले, प्लस की माइनस? माइनस। तो माइनस 20 सेंटीमीटर है। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो कॉनकेव है वही डाइवर्जेंट है, क्योंकि इससे आने वाली जो रे होगी वो फैल जाएगी, तो इसलिए इसकी फोकस तो पीछे ही हुआ, तो इसीलिए निगेटिव लिया गया है। ये रे सीधी रखना है यहां से, ठीक है। अब देखो माइनस 20 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट द इमेज इज फॉर्म्ड 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम लेंस? व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड? अच्छा सुप्रिया, एक चीज, हम ऑब्जेक्ट को कहां रखें इसमें, कि वो पोजीशन बताना है कि इसमें इमेज राइट में बने। तुमसे पूछ रहा है क्योंकि तुम कम आती हो, तुमने का सवाल पूछने, बोलो कहां रखें? दैट इज 2F और F के बीच में, कि 2F के बियॉन्ड, कि F और O के बीच में, कहां रखें कि इमेज राइट में बने? चलो कोई बात नहीं, पीयूष भी बहुत अच्छी बात है। आप बोलो बेटा। बनेगी नहीं, बस सीधी बात है, बोलो बनेगी नहीं, कहीं भी रख लो। अब जैसे कहो कि कॉन्वेक्स मिरर है, तो तुम्हारा इमेज ले लोगे क्या? तो आंसर है कोई बोले क्या रीजन है कि पाकिस्तान पर्याप्त तरक्की कर रहा है? बोले सर गड्ढे में गिर गया। तुम कहते हो सर ये रीजन है, वो रीजन, बहुत अच्छा आंसर देगा। अरे सवाल गलत पूछा जाएगा तो तुम्हारा आंसर कहां से सही हो जाएगा? तुम टेक्निक लगा रहे हो उसमें, है बात की नहीं? तो दैट इज इट इज नेवर फॉर्म। तो क्या किया जाए, इसकी जो भी इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। और व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस? इमेज इज फॉर्म्ड एट 10 सेंटीमीटर। तो V की वैल्यू प्रियांशु क्या रखें? बहुत देर लगा देते हो। V इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। U पूछा गया है। रोमिल फार्मूला बताओ, लेंस फार्मूला। तो बताते नहीं हो तुम। तो 1/, ठीक है, उससे ज्यादा मत बोलो, गड़बड़ होता है। जितना आराम से सीखे उतना ही सीखने दो ना। अब 1/V ऑफ U, ठीक है। तो F कितना है? -20। U को इधर ले आओ और -10 और प्लस इसको इधर लिया तो 120 हुआ। तो ये -10 है, दैट इज 20। दिस इज -2 और +1, -1/20। तो U कितना हो गया? -20 सेंटीमीटर। अर्पिता बताइए इस ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए?
जैसा बोल रहा है तो सर मिडल के जहाँ ऑप्टिक सर्कल है उससे अरे छोड़ो तुम बताओ। 2F पे 2 नहीं सर 2F पे नहीं F F पे रखें। ऑप्टिक सर्कल होता है कि सेंटर? फिर सर्कल बोल रही, उसका कुछ भी बोल रही। ठीक है, तो ऑप्टिक सेंटर मतलब 20 सेंटीमीटर ही उसकी फोकल लेंथ है, सो इट शुड बी केप्ट एट इट्स फोकस ना। तो अगर फोकस पर अगर हमने रख दिया है तो कहाँ पे बनेगी, जरा देखो कि अगर मान लीजिए फोकस पर रख दिया, ये किया तो B माइनस बन जाएगी। F और O कहीं पे भी रखो, इसमें तो कोई वो नहीं है, क्योंकि इसमें इससे कोई ज्यादा मतलब नहीं, इधर कहीं भी रख दो। चलो Okay. Now, draw a ray diagram to show the position and nature of image found by a convex lens when the object is placed between optic center and focus. तो अगर हमने convex lens ले लिया है और थोड़ा पतला लेना है, इसमें हमने ज्यादा ले लिया। This is f1, this is 2f1 और इनके बीच में कहीं रख दिया जाए। Position and nature when object is placed between optic center and focus, यहाँ रख दिया। तो जो ये जाने वाली रे है तो वो कहाँ से जाएगी? अब ये f2 है, ये 2f2, हाँ फाइका ये जो है ये क्या इससे मिला दे, ऐसे जाएगी? कैसे जाएगी, कहाँ जाएगी? वेरी गुड। तो ये क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है तो f2 से चली गई, और एक यहाँ से ले लीजिए ऑप्टिक सेंटर से, तो फिर क्या होगा, ये अब ये चीज ये कहीं पे पीछे जाएगी और ये भी कहीं पे पीछे जाएगी, तो ये दोनों कहीं मिल जाएंगी, तो देयर द इमेज इज फॉर्म। ठीक है, ओके। यही आपको बताना है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर इन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन? Piyush. It prevents the user from getting an electric shock from the leakage current when the body of the electrical appliance is metallic. Yes, so ये जो ये हैंडलर ये यूजर को ये लीकेज करंट से होने वाले इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। ठीक है, एंड ये क्या करता है, डायरेक्ट्स द लीकेज करंट इनटू द ग्राउंड एंड सेव्स द यूजर। ओके, explain what is short circuiting and electric supply, Arpita. So when the live wire comes in contact with the neutral wire and the current follows the shortest path, then it is called short circuit. Yes, when live wire comes in contact with neutral wire bypassing the resistor, ठीक है, then a large amount of current flows through wire which leads to production of leads to spark. तो ये तो शॉर्ट सर्किट में लीड फायर इट अकर्स ड्यू टू वियर टियर और फ्रेइंग ऑफ केबल फ्रेइंग हो जाती है। ओके, व्हाट इज द यूजुअल करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर सृष्टि फॉर लाइट्स एंड फैंस? ओके, एप्लियंस ऑफ 2 किलोवाट और मोर पावर। चेक करना है, सेकंड वाले का आंसर जो उन्होंने दिया इसको पहले चेक करेंगे। तो बोलो, सेकंड में कहा है कि पावर कितनी है, 2 किलोवाट, तो P क्या होता है, VI, तो P को क्या 2000 वाट लिख दें और इसको 220 लिख दें और ये I लिख दें, तो 2000 डिवाइडेड बाई 220, दिस इज इक्वल्स टू 100 बाई 11, इससे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा कि नहीं? तो 10 एम्पियर भी ले सकते हो अगर तुम्हें सिर्फ यही चलाना है। सो इफ ओनली दिस अप्लायंस इज देन 10 एम्पियर, थोड़ा हम ज्यादा ही ले रहे हैं। तो देखो 9 हो गया और 0.0 फिर 10 09 यही सर होगा। क्वेश्चन में लिखा भी है कि और मोर पावर। तो फिर लिख देना
15 एम्पियर। इतना निकाल दोगे फिर तुम कुछ भी लिख दोगे वो सही रहेगा। वो आपका जस्टिफिकेशन। तो कितने एम्पियर है? वैसे दो ही रेटिंग के आते हैं, 5 और 15। बाजार में 10 एम्पियर का मिलता भी नहीं है। तो व्हाट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड, ये भी आता है ना सॉकेट, ये 5 एम्पियर का है। और कहीं कहीं पर तुम बड़े बड़े सॉकेट देखोगे, जैसे ऑफिस में लगा है एक बहुत बड़ा सा पीछे, तो बड़ा वाला वो 15 एम्प्स का नहीं होता है, जिसमें तुम मल्टीपिन सॉकेट भी बड़ा भी आता है नहीं आता, एक ये छोटा सा एक बड़ा भी देखे हो, वो 15 का होता है। जितने स्विच हैं ये 5 एम्प्स के स्विच हैं। कुछ बड़े स्विच भी देखे हो नहीं, पावर स्विच किसी किसी में बड़े स्विच से होते हैं चौड़े चौड़े, वो 15 के होते हैं। तो 5 और 15 की रेटिंग के मिलते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे तुमको वो बड़ा स्विच दिख रहा है वो 15 एम्पियर, वो जो बंद है पेपर से ब्लैक पहले लगा था। अब देखिए नाउ which effect of electric current is utilized in the working of electrical fuse Romil? Very good. हीटिंग इफेक्ट की वजह से ही फ्यूज होता है। फ्यूज आना किस मटेरियल का बना होता है और कौन सा एलॉय? बोलो ऐसे तो, हाँ बोलो। लेड एंड टिन ना, सो इट इज मेड ऑफ लेड एंड टिन। फ्यूज वायर इज लो मेल्टिंग डिवाइस, मेड ऑफ, इसका बना है लेड टिन एलॉय, lead tin, that is PbSn alloy. If more than the rated current passes through it, then it melts. If more than, उसकी रेटिंग आती है कि किस एम्पियर का फ्यूज ला रहे हो, then rated current passes through it, it melts and ठीक है opens the electric circuit and saves our costly appliance. आजकल इसकी जरूरत नहीं है, बहुत टीडीएस है, बार बार पिघल जाता था, फिर बार बार फ्यूज लाओ लगाओ, तो आजकल एमसीबी है, वो उसके पहले ही कट ऑफ हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा, फिर चढ़ाओगे फिर ट्रिप हो जाएगा, वो बहने ही नहीं देगा। So and saves our costly now is a fuse connected in series or in parallel in household circuit? मनीष, सीरीज में जाएगी तो टोटल करंट इससे फ्लो करेगी, और जैसा रोमिल ने बताया H इज इक्वल्स टू, जूल हीटिंग लॉ क्या है, I स्क्वायर RT। तो ज्यादा करंट होगी तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, वो उसके मेल्टिंग पॉइंट से बियॉन्ड चली जाएगी, बियॉन्ड चली जाएगी तो फिर मेल्ट हो जाएगा, तो ये जूल हीटिंग लॉ लगेगा। इज ड्रॉ स्कीमेटिक लेबल डायग्राम ऑफ ए डोमेस्टिक सर्किट व्हिच हैज द प्रोविजन ऑफ मेन फ्यूज मीटर, वन लाइट बल्ब, स्विच और सॉकेट। तो बेसिक डायग्राम आपको बनाना होगा इसमें। जो लाइव वायर है, ये देखो लाइव वायर है, तो सबसे पहले उसमें क्या होगा, मीटर से होकर आएगी, पहले मीटर होगा, ठीक है, और मीटर के बाद क्या होगा, फ्यूज लगा दो, फ्यूज के बाद क्या है, बुक में देखो मीटर पहले है, होना तो यही चाहिए, फ्यूज के बाद, फ्यूज के बाद तो फ्यूज लगाओ पहले, फ्यूज, और फिर उसके बाद मीटर, तो मीटर में ऐसे कर दो, फ्यूज है ना, फ्यूज है, मीटर है, फिर उसके बाद एक एमसीबी बोर्ड लगा दो, तो दैट इज एमसीबी। ऐसे अलग अलग सप्लाई के लिए मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और दिस इज मीटर, इसमें रीडिंग आएगी, इलेक्ट्रिक मीटर, और दिस इज,
ये ऐसे ऐसे फ्यूज ऐसे दिखाया जाता है, ये देखो इलेक्ट्रिक फ्यूज, तो सेफ्टी फ्यूज भी लिखते हैं इसे, सेफ्टी, क्योंकि सेफ्टी डिवाइस है। और फिर इससे जो वायर आएगा, तो वायर में अब आप 3 अलग अलग बना लें, इसी में यहाँ लाइव कर दें और ऊपर से न्यूट्रल ले जाएं, तो वो जो न्यूट्रल जा रहा है इसी में से इसको सप्लाई देते रहे, ये पैरेलल ही हो गया, दोनों से तो पैरेलल ले रहे हैं, 2 सप्लाई है कि नहीं। तो ये कौन सा है, न्यूट्रल वायर, इसका भी कुछ वोल्टेज रहेगा, मान लो ये 20 वोल्ट है तो 240 होगा, इनका डिफरेंस 220 है। और ये लाइव वायर है, रेड है। अच्छा, इसके अलावा एक इसमें अर्थ वायर भी है, तो अर्थ वायर सब में अलग अलग जाएगा, तो और भी एक ले लेना, 2 भी ले लोगे तो चल जाएगा। तो ये यहाँ से है, फिर यहाँ से फिर ये आ गया, और ये यहाँ से फिर इसमें आ गया, और यहाँ से फिर ये आ गया, फिर ये इसको ऐसे कर देना, ये आगे चला गया, लाइव वायर यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो लाइव वायर लेते हैं, बस ये खत्म हो गया, लाइव वायर कहीं नहीं जाता है, लाइव वायर तो हमने कहीं से लिया उसमें डाल के, और जहां तक लेना है ले लिया, लाइव वायर हम कहाँ ले जाएंगे, वो उसी से। अभी जो दूसरा वाला है इसको कंप्लीट कर दो, अर्थ वायर। और ये भी क्या है, वहां से आपने टैपिंग ले ली, तो टैपिंग लेके चाहे आगे चला जाए, ये दोनों से टैपिंग ले लो, इसकी भी जरूरत नहीं है, यही तक रखो बस। तो तुमने ये क्या किया, यहाँ से ये सब अर्थ वायर हो गए, अर्थ वायर जोड़ दिया, अर्थ वायर बाहर चला गया। अब देखो, ये तुमने यहां से अपने रजिस्टर के थ्रू, अभी ये कनेक्टेड नहीं है लेकिन इसमें कुछ कनेक्ट कर दोगे तो रजिस्टर, देखो यहां से है, अगर तुमने इसमें बल्ब कनेक्ट कर दिया तो क्या इसी से यहां नहीं जा रही करंट, फिर इसी में स्विच भी लगा होगा, तो तुमने ऐसे सीधे थोड़ी ना कनेक्ट कर दिया कि गवर्नमेंट देखने की अभी लाइव से इस पर लगाओ मजा देखो स्पार्क का, वो ऐसे थोड़ी कर रहा है। अब वैसे भी कोई अगर लोहे का पकड़ेगा तो स्पार्क आ जाता है, नहीं आ जाता, तो यहाँ पर भी ऐसे ये, तो ये चीज तो तुम्हारे अलग अलग बल्ब हो गए, और इससे तुमने करंट ली और फिर इस पे चली गई। जब ये जैसे ये तुम ऑन करोगे मीटर चलने लगेगा, क्योंकि अब करंट की सप्लाई हो गई, समझ में आ गई। तो ये सिंपल सर्किट है, इसमें सब कुछ देख लेना। जो रेड वायर है उसका आजकल करंट क्या कलर है, और जो पहले ब्लैक था वो ब्लू हो गया है, तो ब्राउन ब्लू और ग्रीन ग्रीन ही रहा है। दोनों नोटेशन लिखना, कोई पूछे तो ओल्ड और न्यू, ऐसे नहीं कि एक ही लिखना, तो दोनों समझ में आ गई ना बात, यहाँ से गया यहाँ चला गया बस। और वो सिंपल पर एक विद्युत परिपथी तो है इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखिए, डिफरेंशिएट ऑटोट्रोप्स, हेटेरोट्रोप्स एंड डिकम्पोजर्स एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ दैट। तो ऑटोट्रोप, हेटेरोट्रोप और डिकम्पोजर में तीनों में अंतर स्थापित करो। Now, so ठीक है, देखते हैं इसका कुछ अच्छा आंसर। डिफरेंशिएट क्या लिखा है, बिटवीन लिखा है कि अमंग, बिटवीन इतनी तो नहीं लिखेंगे, बिटवीन दो में होता है, कुछ भी नहीं लिखे सीधा भी ऐसे लिखते हैं डिफरेंशिएट। डिफरेंस अमंग ऑटोट्रोप, हेटेरोट्रोप एंड डिकम्पोजर। नाउ जो डिकम्पोजर है उसको डेट्री वोर्स भी कहते हैं, डेट्री टी वोर्स, ठीक है। चलो कुछ और भी चीजें हैं समझो। जो हमारे पास सप्रोफाइट है, ये देख लो, सप्रोफाइट्स के दो हैं,
इसको कहते हैं मृतोपजीवी। मृतोप उपजीवी, जो मरे पे जिए। तो इसमें है डेट्रीटिवोर्स और एक है डिकम्पोजर। ये डिकम्पोजर बैक्टीरिया है और जबकि ये है वल्चर। जो ओरल इंजेक्शन से लें डेड एंड डिकेइंग को, वो डेट्रीटिवोर्स है। जैसे कुत्ता अगर मीट खा रहा है बाहर का तो वो डेट्रीटिवोर में आ जाएगा, या वल्चर है, गिद्ध है, ऐसा कोई भी चीज है तो डेट्रीटिवोर है। लोमड़ी, फॉक्स, ये जितने भी कैनाइंस होते हैं ना, ये सारे जब लाइन छोड़ के चला जाएगा तब फिर उसको खाते हैं 2-3 दिन बाद। तो वो शिकार करके खाता है। कुत्ता, लोमड़ी, गीदड़, ये जितने भी हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, दैट इज डेट्रीटिवोर है। फॉक्स हो जाएगा, वुल्फ हो जाएगा, और ये बैक्टीरिया और कोई भी इस तरीके का होगा जो छोटे मोटे, तो वो सब इसमें समझ में आ गया। दे ईट डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स बाय ओरल इंजेक्शन, हाउएवर दे डिकम्पोज इट इनटू, जैसे फ्रूट को पहले बाहरी सड़ा दिया अपने वो जो भी है, ठीक है, एसिटिक एसिड से, और फिर उसके बाद उसको डाइजेस्ट कर लिया। दीज ईट डेड एनिमल्स, एनिमल्स को ही खाएंगे बाय ओरल इंजेक्शन एंड डाइजेस्ट इन देयर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो, अब हम लोग इनमें डिफरेंशिएट करेंगे। फिर से देखें, जो डेट्रीटिवोर्स है, अगर तुम्हें कठिन स्पेलिंग लगती है तो स्कैवेंजर लिखें, इसका दूसरा नाम भी है स्कैवेंजर, आप लोगों ने सुना होगा। ओके, चलो now these organisms synthesize their food from simple inorganic substance. They depend for their food need. Directly or indirectly. हाँ बोलो, डायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सेंटेंस पूरा करिए। ठीक है, कोई बात नहीं। ऑन ऑटोट्रोफ, ठीक है, they depend for their food need on dead and decaying animal. Yeah, they take their food, they food from dead and decaying organic matter. Dead and decay तो यही करेंगे। अच्छा, और कोई इसमें है? ऑटोट्रॉफ होते हैं वो सिंपल इनऑर्गेनिक को सिंपल ऑर्गेनिक में कर देते हैं, हेटेरोट्रॉफ सिंपल को कॉम्प्लेक्स में कर देते हैं, और डिकम्पोजर्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक को सिंपल इनऑर्गेनिक। ये सिंपल इनऑर्गेनिक को उसमें कर सकते हैं, हैज द पोटेंशियल। खाते तो ये भी वही हैं जो ये खा रहे हैं, ये बनाते बहुत सारा है, खाते 10%। ऐसा नहीं ग्लूकोज ये बना रहे हैं, उनको शौक है, लेकिन जितना बनाते हैं 10% ही खाते हैं। तो जब ये इनका भी रेस्पिरेशन और इनका भी रेस्पिरेशन एक ही है तोड़ते हुए, लेकिन इनमें कैपेसिटी है, दे हैव कैपेसिटी टू कन्वर्ट, दे डू नॉट हैव ए कैपेसिटी टू कन्वर्ट, हाउएवर दे कन्वर्ट। तो इनमें कैपेसिटी है, दे कैन नॉट डू सो। सही बात कही है तो उसको भी लिख लो।
तो वो चीज यहाँ आ गई है, फिर भी आप लिख सकते हो ना कि कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये क्या करते हैं बताओ प्रियांशु? सर ये कंप्लीटली डिकम्पोज क्या करते हैं बोलो। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक को सिंपल इनऑर्गेनिक बता देते, वो बोल भी रहा था अभी थोड़ी देर। तुम योइंग में इंटरेस्टेड थे। कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। बीच वाला क्या करता है प्रियांशु? ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को किसमें कन्वर्ट करते हैं बोलो? सिंपल ऑर्गेनिक ही रहेगा। जो उन्होंने प्रोटीन लिया तो वो क्या किया, प्लांट प्रोटीन को एनिमल प्रोटीन में बदला, बाकी वो नहीं करते कि इनऑर्गेनिक में नहीं बदल सकते हैं। सिंपल को कॉम्प्लेक्स में बताया। ये जो भी ये फूड लेते हैं प्लांट से तो वो अपने अंदर डाइजेस्ट करते हैं। जैसे प्लांट प्रोटीन लिया, प्लांट से फैट लिया, जो तुम खाना खाते हो वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ही है, और उसको जब हमारा डाइजेशन हो जाता है तो सिंपल इनऑर्गेनिक में बदल जाता है। बस इतना ही कर पाते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक को सिंपल किससे बदलते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस टू सिंपल ऑर्गेनिक। उस सिंपल ऑर्गेनिक को फिर ये तोड़ेंगे, या सिंपल को भी ना तोड़े, हमारी बॉडी तो कॉम्प्लेक्स है उसको तोड़ देंगे, वो ऑर्गेनिक को तोड़ देते हैं। बस समझ आई बात की नहीं? उनमें क्षमता है सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मनीष ये क्या करते हैं? ये जो लिखा है यही करते हैं, सिंपल। तो ये सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को तो कन्वर्ट सिंपल इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस टू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। ये डू नॉट लोकोमोट, ये क्या करते हैं बोलो? ये लोकोमोट कर सकते हैं और ये भी लोकोमोट, चल फिर सकते हैं। ये चीज है। अगला देखें नाउ। क्वेश्चन नंबर 34। 34 रोमिल पहला आंसर दो, सिंपल है। बोलो। सही कहते हो, क्योंकि H2O निकल जाएगा, कंसंट्रेटेड है। और मनीष अब आप बताइए, इतना तो उसने बता दिया, कितने डिग्री सेल्सियस है केल्विन? बोलो। 443 डिग्री केल्विन। डिग्री नहीं सिर्फ केल्विन। हाँ सर केल्विन। तो 34 CH3CH2 OH concentrated H2SO4। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, देख लो ये C है तो CH3 है, लेकिन मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूं, एक H यहां लिख रहा हूं, है CH3 और एक OH है, वही चीज की नहीं, लेकिन ऐसे में ये बन गया। तो इसका क्या रोल है पीयूष? डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एक निर्जली कारक का कार्य करता है, जल को निकाल दे रहा है। तो ठीक है, सो इट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट 443 केल्विन में। साक्षी नेक्स्ट बताइए। CH3COO Na plus H2O plus CH3 COO Na plus H2O plus CO2। सृष्टि इसका नाम बताओ। बड़ा सोचती हो, बोलो सोडियम मेथॉक्साइड। बोलो, सोडियम मेथॉक्साइड। हाँ बोलो। सोडियम इथेनॉइड। काफी कठिन सोडियम इथेनॉइड तो ठीक सही है, एसीटेट भी बोल सकते हो, वैसे सही बोला है, इथेनॉइड भी ठीक है, सोडियम एसीटेट। फिर सोडियम इथॉक्साइड क्या है?
C2H5ONA. सोडियम मिथॉक्साइड क्या है? सोडियम मेथॉक्साइड ये जो लिखा HHN सोडियम COONA बोलो HCOONA. कैसी बातें कर रहे हो? बता दिया इन्होंने कि CH3ONA, वो बता दिए, हर चीज इन्हें मालूम है। बोल दिया इन्होंने कि मिथॉक्साइड आयन है और इथॉक्साइड आयन क्या है, और ये HCOONA और CH3COONA। भाई जो पढ़ाया गया वो नहीं कि रद्दी में फेंक दो, फिर जब हम बोलेंगे कि पेश करो तो ढूंढने लगो कचड़े में कहाँ फेंका, ऐसा नहीं करना है। ऐसे में कोई सफलता नहीं है। पेश कर दो कि 23 तारीख को बताया था सर ये है, आपको बताया वो होता है। तो अब ये इसका नाम बताओ, सृष्टि। लोगों बता भी दिए गए तब भी रिकलेक्ट नहीं कर पाए, बोलो हाँ पूरी बात बताओ। अपनी इसका निकनेम बताओ प्रबलीन। हाँ बोलो। फॉर्मेट कैसे जानती हो कि नहीं, या फॉर्मेट इसका सोडियम एसिटेट। समझ में आया ये चीजें? सोडियम मिथॉक्साइड और सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम फॉर्मेट। वैसे सोडियम मीथेनोएट भी है जैसा प्रॉब्लम बोला करती हैं, और एसीटेट। कहीं भी डाउट हो बिल्कुल देर मत करो, प्रॉब्लम के घर चले जाओ। दैट इज CH4 प्लस Cl2, ठीक है। तो इनके यहाँ रुआवजा भी मिलेगा पीने को, शरबत और सनलाइट। जब गुरुद्वारे में बढ़ता है ये लोग बाल्टी बाल्टी भर के ले जाते हैं, मेहमानों को पिलाते रहते हैं महीने भर। नहीं करते ऐसे? अच्छा तब ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता होगा। CH3Cl प्लस HCl, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। आहाना बोलो ये कौन सी रिएक्शन है? इस रिएक्शन का नाम भी बताइए। बनाने में इस तरीके की रिएक्शन का यूज होता है, यहाँ पे नहीं हो रहा है लेकिन होता है। यहाँ पे तो ये सिर्फ इथेन बना रहा है, लेकिन मान लीजिए ऐसा होता कि C डबल बॉन्ड C और यहाँ बहुत लंबी चेन होती, यहाँ बहुत लंबी एल्काइल की चेन होती, यहाँ बहुत लंबी एल्काइल की चेन होती, और तब H2 होता, और इसमें निकिल की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस पर इसे गर्म किया जाता। यहाँ पे निकिल एक कैटलिस्ट होता, तो फिर ये किससे बदल देता? दोनों में एक HH लग जाता, और अब ये इस तरीके का बन जाता। और नाउ इट इज, ये वनस्पति घी है, ये मूंगफली का तेल है। मूंगफली का तेल 60 रुपए किलो है, और जो इससे वनस्पति घी लाएंगे वो 80 रुपए किलो। पहले डालडा रथ आता था, उसमें बहुत कोलेस्ट्रॉल होता था, और जो 900-800 रुपए है वो देसी घी है। तो लोग ये 100 रुपए का ये ला करके बारात में खाना खिलवाते थे। इसका वही स्वाद है जैसा देसी घी का, लेकिन ये अभी 8-10 साल पहले तक खूब चला। लेकिन जब लोग सजग हो गए, हार्ट अटैक से मरने लगे, फिर रथ और डालडा भी उसी के साथ बंद हो गए। अभी भी तुम देखोगे रथ और डालडा के अगर कम्प्लीट तो डिब्बों में आता था, सेमी सॉलिड होता था। तो ये क्या है? दैट इज वेजिटेबल ऑयल, मूंगफली का तेल, सनफ्लावर ऑयल, ये जितने ग्राउंड नट ऑयल, ये सब ये। तो जितने सीड्स होंगे, हर सीड में जितने जमीन के अंदर सीड हैं, सबसे तेल निकाल सकते हैं। ये जमीन के ऊपर भी, उनसे भी, जमीन के अंदर वाली ज्यादा निकाल सकते हैं। दिस इज वेजिटेबल ऑयल, और ये वनस्पति घी। इसमें मनीष, निखिल क्या काम कर रहा है?
कैटलिस्ट का काम कर रही है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। ठीक इससे ऊपर वाली रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? देखो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या ये सनलाइट में होगी या और कुछ कहना चाहते हो? बोलो। दैट इज यूवी रेज में होगी। ये उसी स्ट्रेटा में होगी जहां ऊपर में ओजोन लेयर है वहीं पे होती है, ये नीचे नहीं होती है। तो ये यूवी रेज है अगर तुम्हें पता हो तो इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। फिर इसे क्या कहोगे? ये जो हो रही है इस रिएक्शन का नाम? वेरी गुड, इट इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। पानी निकल रहा है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब जरा देखें ना, what is catalyst? Write the chemical equation to represent the hydrogenation of ethene। तो आपने इथीन का तो देख ही लिया है, इथीन का भी नहीं देखा तो देख लो। CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ लिखना निकेल की उपस्थिति में और 200 डिग्री सेल्सियस पर। देख लो, हम बहुत पहले की बात कर रहे हैं, 20 साल पहले की। तो हमारे घर में एक किराएदार रहता था, वो निकेल के कंटेनर थे, निकेल के कंटेनर होते थे, उसी में एक टेबलेट आती थी। टेबलेट 10 रुपए की आती थी। वो टेबलेट होती थी पैलेडियम या प्लेटिनम, और उसमें हाइड्रोजन एब्जॉर्ब रहता था। इंटरस्टिशियल स्पीसीज पे क्या रहता था? H2। तो टेबलेट डाल देता था और इसमें तेल डाल देता था। इसमें क्या भरा है? ऑयल। और इसको स्टोव में चढ़ा के पूरा दिन गर्म करता था। वो टेबलेट से H2 मिल गई, कंटेनर किसका है? निकेल का। और वो जो शाम को क्या करता था, उसको बेच आता था। और हम रोज ये देखते थे, हमको तो पता नहीं था उस समय, हम शायद 10th में रहे होंगे। 10th में उस समय इतना कहाँ कोई पढ़ता था, कोई बताने वाला भी नहीं था, तो पता भी नहीं चलता था। लेकिन फिर मुझे बाद में पता चला ये कर क्या रहा है। ये याद रहा कि ये टेबलेट डालता है। उसके बच्चों के साथ हम क्रिकेट खेलने जाया करते थे, तो उनको भी नहीं पता था कि ये घी बना रहे हैं, घी वाला हम लोग कहते थे। तो अब ये हमें मालूम है, ये घर घर की चीज थी। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ये कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल इकाई नहीं है, इट इज ए कॉटेज इंडस्ट्री। जगह जगह ये काम होगा। नाउ तो अगर मान लीजिए कभी भी 180 डिग्री सेल्सियस 180 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तुमने तेल को गर्म कर लिया 180 डिग्री सेल्सियस, तो वो जो तेल है वो फिर सैचुरेटेड बन जाएगा। तेल होता है अनसैचुरेटेड, तुमको ये बात मालूम है। और जो फैट होता है वो सैचुरेट हो गया, तो ये हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बना देगा और फिर वो कभी भी वो नहीं होगा डाइजेस्ट। तुमको ये भी बात मालूम है कि जो फ्लेम का टेम्परेचर है वो 3000 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। ऐसी स्थिति में तुम कैसे कंट्रोल करोगे कि तुम्हारा जो तेल गर्म हो रहा है वो 180 रहे? कभी भी नहीं कर सकते हो ना। तो जो समोसे वाले बना रहे हैं, तो क्या चांस है कि उनका तेल सैचुरेटेड फैट बन गया? बोलो, बन ही जाएगा। और अगर वो उसी तेल को रोज रोज गर्म करते रहे तो क्या वो पूरी तरीके से सैचुरेटेड फैट बन जाएगा? और उस समोसे को खाने के बाद जो उसका ऑयल है वो ऑयल नहीं बोला जाए, उसे फैट ही बोला जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो वो हमारे अंदर कभी भी डिग्रेड नहीं होगा। इसलिए कितने भी ओवन आते हैं, या तुम जब भी मैकडोनल्ड्स जाते हो, या अभी भी एक आया है दैट इज 363 डिग्री फ़ारेनहाइट के नाम से यहाँ पर सरदारपुरा में दुकान खुली है। तो हमने देखा, देखो कितनी अच्छी चीज कह रहा है कि 179 डिग्री सेल्सियस लिख रहा है। अगर तुम उसे कन्वर्ट करो, मतलब कितना टेक्निकली वो लिख रहा है कि हमारे यहाँ सैचुरेटेड ऑयल दिया जाए, अनसैचुरेटेड ऑयल, फैट नहीं दिया जाता। इतना कंट्रोल्ड है। मैकडोनल्ड्स में भी इसी चीज का परीक्षण किया जाता है। जो उसमें डाला जा रहा है वह टेम्परेचर की डिवाइस है, उसमें डिस्प्ले होती रहती है। जब तुम लोगों ने बर्गर लिया होगा तो ध्यान दिया होगा कि वो 180 से कभी भी एक्सीड नहीं करता। तो इस चीज का खास ध्यान रख, क्योंकि रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, तो ये ध्यान रखा जाता है। 180 से ऊपर तुमने गर्म किया, या ओवन में भी अगर टेम्परेचर सेंसिटिव है तो कभी भी कोई चीज है, ओवन तो तेल को गर्म नहीं कर सकता है, लेकिन जितना इससे ऊपर जाओगे वो तुम्हारा फैट बनता चला जाएगा। तो तुम हमेशा याद रखना
कि कोई भी चीज गर्म होने पे कंट्रोल्ड टेम्परेचर का बहुत महत्व होता है, और समोसा बन जाए तो समझ लेना ये सैचुरेटेड फैट की फैक्ट्री है, और यही हमें खाना है, ये सोच लेना। चलो तो मतलब ऑयल अनसैचुरेटेड है। ऑयल देखो, कुकिंग ऑयल तुम्हारी बुक का क्वेश्चन है कि कुकिंग ऑयल, और ये क्या है बोलो, सैचुरेटेड फैट या बटर। तो एक क्वेश्चन बुक में है कि नहीं? तो कुकिंग ऑयल इट इज अनसैचुरेटेड। अच्छा, इनमें दोनों में फैटी एसिड कौन है? दोनों ही फैटी एसिड है। फैट है तभी तुम खा रहे हैं। इन दोनों में ये देखो, ये है ना, ऐसे मत सोचो, इसे RCOOH लिख दो, तब तुम्हारे मन में सही आएगा। वास्तव में एल्कीन फैटी एसिड नहीं होता। होता क्या है? जब तक COOH ना आए। तुम ये बताओ, ये है CH3COOH, ये क्या है बोलो? HCOOH, ये क्या है? C2H5 और COOH। बोलो इसका क्या नाम है मनीष? नाम ही में तुम सोचने लगते हो बताते समय, इतना डिले। बोलो बेटा, आप बता दो। तो कहोगे मैं आती कहाँ हूँ, मुझसे कहाँ पूछ। हाँ, तो वो तो आपका ठीक है, चलो इशू है। प्रोपेनोइक एसिड। आप बताओ अमूल बटर का फार्मूला, सीधी बात, इधर उधर नहीं, बताइए। हाँ, यही अब आप बताइए, बोलो। नहीं सर, लो बता दिया। C3H7 और COOH, यही ब्यूटेनोइक एसिड अमूल बटर का फार्मूला है। इसका निक नेम है ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक से बटर बना है। ये क्या चीज है बताओ? ब्यूटायरिक एसिड, यही अमूल बटर है। तो बोलो, जब तुमसे कहा जाए हायर, जो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर फैटी एसिड्स, ये सेंटेंस याद रखो। चौथे तक आते आते फिर आगे और हो जाएंगे। क्या याद रखोगे? बोलो, हायर कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है? आर फैटी एसिड्स। इतनी बात समझ में आ गई? क्योंकि जो C2H5OH है तो वो फैटी एसिड नहीं हो सकता है। अगर आप कहें कि C2H5OH है दैट इज फैटी एसिड, तो बोलो ये विनेगर है, ये कोई फैटी एसिड है। हाथ में लोगे क्या फैट लगेगा? पानी है। लेकिन 4 तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगा? फैटी एसिड। अमूल बटर हो गया। तो समझ में आ गया कि नहीं? तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूं? इट इज अनसैचुरेटेड, ये भी फैटी एसिड है, और जबकि वो सैचुरेटेड फैटी एसिड। अब जैसे ये देखो कि हमारे पास ये है कि COOH, ये देखो, एक ये और CH2 लिख दो, एक ये और C ये, और तो ये बनाए हमने। देख लो, CH3 और CH2, CH2 और COOH। देख लो, हालत ज्यादा तुमसे नहीं पूछेंगे, सिर्फ ये बता देना दोनों के नाम क्या क्या है, और दोनों में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन है, कौन सा इसमें सनफ्लावर ऑयल है, और कौन सा वनस्पति घी। ज्यादा नहीं पूछेंगे। बताओ, ऊपर वाले का नाम बताओ। IUPAC नाम बताओ। नहीं बताओगी तो चांस प्रॉब्लम को मिल जाएगा। हाँ चलो कोई बात नहीं, शिव याद। चलो कोई बात, आप कार्बन नहीं काउंट कर पाए ना, आपका तो इश्यू है। भाई लोकेंट्री बताओ ऐसे नहीं। अच्छा, ब्यूटीन वन तुम लोकेंट छिपा रही हो। 3 1 ब्यूट 3 इन 1 ओइक एसिड। अच्छा अच्छा, तो फिर से बोलो जरा। ब्यूट 3 इन 1 ओइक एसिड बोल सकते हो, या इन ओइक एसिड, दोनों को। चलो ऐसे लिख दें। और क्योंकि जो ओइक है ना वो टर्मिनल पर ही होता है, समझ में आई? तो तुम्हें एक सुविधा भी दी गई है, ब्यूट 3 इनोइक एसिड। यानी इसमें ये ड्रॉप कर दिया जाएगा पाउडर, इसका नाम ब्यूटेनोइक एसिड।
एसिड। तो अब ये देखो इसमें कौन सा अनसैचुरेटेड, और यानी ये कह सकते हैं कौन सा कुकिंग ऑयल है और कौन सा बटर है, बताओ। ऊपर वाला कुकिंग ऑयल है हाँ, और नीचे वाला नीचे वाला भी बटर वाला और ऊपर वाला कुकिंग ऑयल। तो कुकिंग ऑयल है, तो इससे क्या पता चला, और ये बटर। तो अब ये सेंटेंस लिखो, इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई। यहाँ लिखो इट इज अनसैचुरेटेड, है अनसैचुरेटेड, यही है अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड और क्या फैटी एसिड भी अभी ऊपर लिखाया, तो क्या लिखोगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जबकि ये क्या है, इट इज सैचुरेटेड फैटी एसिड। इट इज इजी टू डाइजेस्ट, इट इज हेल्दी फॉर हार्ट, हेल्दी फॉर हेल्थ लिखो, फॉर ये इट इज अनहेल्दी फॉर। अच्छा, एट रूम टेम्परेचर कौन सा लिक्विड रहेगा, कौन सा सेमी सॉलिड? So it is at room temperature, at room temperature it is liquid और it is सेमी सॉलिड, और कई बार तो सेमी सॉलिड लिखो, 25 डिग्री का तो सेमी सॉलिड है। अच्छा, ब्रोमीन वाटर टेस्ट कौन देगा, क्योंकि इस पर डबल बॉन्ड है, BR जुड़ जाएगा। इट गिव्स ब्रोमीन वाटर टेस्ट एंड बेयर रिएजेंट टेस्ट, जिसमें OH लग जाते हैं दोनों में। तुमको मालूम है KMnO4 में पानी डाल दो, यही बेयर रिएजेंट है। बस पोटेशियम पर मैग्नेट पानी में घोल मिला के डाल दो, सस्ता है, 10 रुपए की डिब्बी आती है, कितना भी डाल लो। इट गिव्स ब्रोमीन वाटर टेस्ट, मैं लिखा नहीं रहा हूं लेकिन ब्रोमीन वाटर टेस्ट तो लिखा रहा हूं। और ये इट, ये नहीं देगा, इसमें है ही डबल बॉन्ड। इट डज नॉट गिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अच्छा, और बोलो, कोई फिजिकल टेस्ट करना हो तो बताओ जरा, तुम योइंग ही कर रहे हो, तुम बताते नहीं हो। एक फिजिकल टेस्ट बताओ। मेल्टिंग पॉइंट वो सब हो गया, टेम्परेचर बता दो, एक बहुत जरूरी चीज है। कौन धुएं के साथ जलेगा, कौन बिना धुएं के साथ, है? बोलो, धुएं के साथ जलेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है, कार्बन परसेंट है। इट बर्न्स विद येलो सूटी फ्लेम, तेल का दिया जलाया है और घर में देसी घी का जलाया है, किसमें धुआं निकलता है ज्यादा, तेरा देसी घी में तो नहीं निकलता है। तो इस तरीके से लिखो, इट बर्न्स with yellow sooty flame, और जबकि it burns with clean blue flame, white कहां से? अब देखो कुछ आपके लिए, differentiate between cooking oil and butter. Write name of, name बताना है, CH3ONA, C2H5 ONA, CHC double ONA, CH3 COONA, CH3 COO CH3 and CH3 COO C2H5. Now
राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर पाइरुविक एसिड, लैक्टिक एसिड and molecular formula for magnesium methoxide, calcium acetate, write different pathways in which glucose decomposes. ऐसे ही बनाना बस यही है। एच पे क्यों बॉन्ड लगाया और सी से क्यों निकाला? गलत काम कर दिया। सी से निकालो और ओ पे बॉन्ड लगाओ। बॉन्ड सी से निकलना चाहिए और ओ पे लगना चाहिए। हाँ ये बनाना है। यहाँ पे तो सीधा सीधा लिख देना और अलग से देना।